हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीतू गुप्ता सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय कला महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आप लोगों को फर्स्ट पेपर स्टार्ट करवाने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इस बारे में इस पेपर के बारे सिलेबस इनके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। इससे पहले मैंने फर्स्ट पेपर में आप लोग को ब्रिटेन और अमेरिका के संविधान के टॉपिक्स कंप्लीट करवाए थे। आज हम इसको शुरू करेंगे। इस पेपर में मुख्यतः भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर वर्तमान संविधान के निर्माण और उसके अधीन कार्य करने वाली विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय इसका फर्स्ट टॉपिक है। आप लोगों ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में व्यापार प्रारंभ किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बहुत तेज़ी से प्रगति की गई और व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थिति सुदृढ़ कर लेने के बाद 1750 ईस्वी से कंपनी ने भारत में शक्ति राजनीति का खेल प्रारंभ किया। भारत की विशेष परिस्थितियों के कारण कंपनी को अपने इस कार्य में सफलता मिली और 1850 तक भारत के बहुत बड़े भाग पर कंपनी का शासन स्थापित हो गया। यानी जो एक कंपनी से व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, लेकिन भारत में सिर्फ आर्थिक शक्ति हासिल करना ही उसका एकमात्र उद्देश्य नहीं रहा। उससे कंपनी ने भारत में राजनीतिक रूप से बहुत अधिक हस्तक्षेप प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण से राजनीतिक सत्ता पर अपना स्थान इस कंपनी के द्वारा बना लिया गया। जब भारतीय जनता के अधिकारों का या भारत में बहुत अधिक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा आर्थिक शोषण या आर्थिक शोषण के रूप में जनता को परेशान करना प्रारंभ किया, तो 1857 में भारतीय जनता के द्वारा एक स्वतंत्रता संग्राम किया गया, जिसका कि मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण से मुक्ति प्राप्त करना था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपने शासनकाल में कंपनी के भारतीय क्षेत्र में विस्तार के सभी संभव प्रयत्न किए और उसने अपनी हड़प नीति को कठोरतापूर्ण अपनाकर देशी शासकों के साथ दुर्व्यवहार कर उनमें से अनेक को भारत में ब्रिटिश शासन का घोर शत्रु बना दिया। यानी लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी, उन्होंने किसी न किसी रूप में भारतीय जनमानस में इस कंपनी के विरुद्ध विद्रोह के रूप में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया और इस तरह के असंतोष ने अंततः भारत में पहले स्वतंत्रता संग्राम को उत्पन्न किया, जिसको कि हम 1857 की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। यद्यपि जिन परिस्थितियों में 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उसका प्रचार तो बहुत तेज़ी से हुआ, लेकिन उसके जो परिणाम थे वो बहुत अधिक अच्छे नहीं निकले। आधुनिक शस्त्र सामग्री तथा आर्थिक साधनों के अभाव, क्रांतिकारियों की सेना में एकताबद्धता और संगठन के अभाव, अनेक भारतीय शासकों तथा वर्गों के असहयोग तथा विरोधी व्यवहार आदि कारणों ने स्वतंत्रता संग्राम को असफल कर दिया और किंतु इसका एक सार्थक परिणाम अवश्य निकला कि नवंबर 1858 में सत्ता हस्तांतरण और भारत के श्रेष्ठतम शासन हेतु कानून के आधार पर ब्रिटिश सम्राट ने भारत में कंपनी के शासन का अंत कर भारतीय शासन अपने हाथ में ले लिया। लेकिन सत्ता के इस हस्तांतरण से भारतीय जनता के कष्टों और उनकी विदेशी शासन विरोधी भावनाओं में कोई कमी नहीं हुई और इन्हीं भावनाओं ने कालांतर में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को जन्म दिया। यानी एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुए आंदोलन ने भारत में राष्ट्रवाद की नींव को प्रारंभ किया। राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारणों में सबसे पहला कारण है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारत में इतनी तेज़ी से फैला कि उसने जन विद्रोह तथा भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध का रूप धारण कर लिया। यद्यपि यह असफल रहा, किंतु
जनता के एक विरोध का स्वर जो है वो ब्रिटिश शासन को देखने को अवश्य मिला। दूसरा है राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था। यद्यपि व्यवस्थाएं बहुत विकेंद्रीकृत हुआ करती थी, लेकिन फिर भी इस आंदोलन के द्वारा भारत में जनमानस में एक एकता का भाव उत्पन्न हुआ और एक सुर में खड़े होकर ब्रिटिश शासन के विरोध में उन्होंने हथियार उठाए। अगला है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद के उदय के कारणों में बहुत सारे प्रयास जो हैं वो विभिन्न विचारकों, जिनमें कि राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ सेन है, केसी सेन है, पीसी सरकार है, एनी बेसेंट है, रामकृष्ण परमहंस है, स्वामी विवेकानंद है, इनके प्रयासों ने भारत में सामाजिक और धार्मिक स्तर पर उन सब कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया जो कि भारतीय समाज में पिछड़ेपन का प्रमुख कारण बनी हुई थी। इन धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किया। अगला आता है ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधानों ने भी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय को गति प्रदान की। इन ऐतिहासिक अनुसंधानों ने स्वाभाविक रूप से भारतीयों में अपनी पुरातन सभ्यता और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना और उज्जवल भविष्य का चित्र प्रस्तुत किया। अगला है पाश्चात्य शिक्षा। भारत में ब्रिटिश शासन द्वारा पाश्चात्य शिक्षा प्रारंभ किए जाने का उद्देश्य यह था कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण रूप से लोप हो जाए, किंतु इसके विपरीत रूप में भारत में इनकी शिक्षा पद्धति का यह भी एक सकारात्मक परिणाम निकला कि लोग शिक्षित होने लगे और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में और अधिक जानकारी उन्होंने एकत्र करना प्रारंभ कर दिया। अगला है भारतीयों का विदेश गमन। 19वीं सदी से अनेक भारतीय शिक्षा प्राप्ति तथा अन्य कार्यों से विदेश जाने लगे। उन्होंने वहाँ प्रजातंत्रीय सिद्धांतों तथा संगठन को कार्यरत देखा और उनके द्वारा इस तरह के परिवेश का अध्ययन करने पर उनके मस्तिष्क में ये बात बैठी कि हमें भी भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने चाहिए। अगला है आर्थिक असंतोष। आर्थिक असंतोष का प्रमुख कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो आर्थिक शोषण भारत में किया गया था, जिसने कि भारत के कुटीर उद्योग धंधों को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया और अधिकांश जनता सिर्फ मजदूर बनकर रह गई थी। भारतीयों ने सत्य को समझ लिया कि उनकी इस दयनीय स्थिति का दोष विदेशी शासन पर है और उसका अंत करने की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। अगला है भारतीयों को उच्च पदों से अलग करने की नीति। 1833 के अधिनियम में कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन उनका ये प्रयास रहा कि किसी भी तरह से किसी भी स्तर पर उच्च स्तरीय जो प्रशासनिक सेवाएं हैं उन पे भारतीयों को रोका जाए ताकि उनका मनमाना शोषण जो है वो किया जा सके। अगला है जाति विभेद नीति। 1857 के विद्रोह के पूर्व भारत स्थित अंग्रेजों और भारतीयों के संबंध पर्याप्त अच्छे थे, किंतु विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने जाति विभेद की जो नीति अपनाई उसके परिणाम स्वरूप इस मधुरता का स्थान पारस्परिक घृणा ने ले लिया। भारत स्थित ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों की मनमानी तथा आतंकपूर्ण नीति भारतीयों को विशेष रूप से परेशान करती रही। अगला है यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। 1860 से 1870 के वर्षों में जितने भी तरह के विकास हुए, जिनमें संचार के साधनों का विकास है, यातायात के साधनों का विकास है, इन सब ने भारतीयों को आपस में एक दूसरे से जोड़ने का कार्य किया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो भी प्रमुख नेता थे उनके विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे से होने लगा और इस कारण से ही इस राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिला। अगला है विदेशी आंदोलनों का स्वस्थ प्रभाव। इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के राजनीतिक आंदोलन
फ्रांस में तृतीय गणतंत्र की स्थापना और इंग्लैंड में सुधार कानूनों का पारित होना आदि घटनाओं ने भारतीयों के मस्तिष्क में प्रभाव डाला और इन आंदोलनों ने भारतीयों को दृढ़ता प्रदान की और अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता हेतु संघर्ष के लिए प्रेरित किया। ये कुछ प्रमुख कारण थे जिन्होंने कि भारत में राष्ट्रवाद के प्रारंभ में या उसके उदय में योगदान दिया।